हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम और चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, यानी कि किंगडम प्लांटी, वनस्पति जगत के बारे में हम पढ़ रहे थे। और वनस्पति जगत में हमने किस चीज का स्टार्ट किया था, वापस देखते। देखो, आर.एच. व्हिटेकर की जो पंचजगत प्रणाली थी, उसके अंदर हमने वनस्पति जगत को पढ़ा। वनस्पति जगत को हमने 5 भागों में बांटा था। पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा। इन दो के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से तीसरा कौन सा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वर्ग। अब टेरिडोफाइटा वर्ग का क्या है, मुख्य रूप से इसकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। देखो, टेरिडोफाइटा वर्ग में क्या है, सबसे ज्यादा पादप इसका उपयोग होता है सजावट में। किसमें? सजावटी पादपों में। सजावटी पादपों के रूप में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। टेरिडोफाइटा की मैं और बात करूं, इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है कि टेरिडोफाइटा क्या होता है। मुख्य रूप से उनके अंदर जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। सर्वप्रथम ऐसे पादप थे जिनके अंदर सवन उत्तक पाया जाता था। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख देता हूं, सर्वप्रथम ऐसे पादप थे जिनके अंदर सहवन उत्तक पाया जाता है। जिनके अंदर सहवन उत्तक विकसित हुए। सहवन उत्तक विकसित हुए ऐसे पादप थे। सहवन उत्तक का मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम सहवन उत्तक के अंतर्गत आता है। अब आपने को पता है कि मुख्य रूप से इसका एक डायग्राम बना के अगर इसके बारे में समझना चाहिए तो हम किसका डायग्राम बनाएं? इक्विसिटम का डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या होता है इनका। मुख्य रूप से ऊपर की तरफ ऐसी संरचना पाई जाती है। इक्विसिटम का डायग्राम आएंगे जो एक टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है। इस प्रकार की संरचना ऊपर की तरफ पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रोबिलम। नीचे की तरफ क्या संरचना पाई जाती है? नीचे की तरफ वही डंडीनुमा संरचना। ठीक है, इसके आगे वही बात है। अनेक प्रकार की ऐसी पत्तीनुमा संरचनाएं बाहर निकलेगी। ठीक है, जिन्हें हम पर्ण कहते हैं, पत्तियां कहते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो इसके ऊपर जो ये बीच बात, इसे बोलते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ अपनी भाषा में नॉर्मल सी बात करें, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गांठ। संधि या गांठ कहते हैं। इसके नीचे भी वही की वो संरचना सेम, पत्तियों का निकलना। ठीक है, पत्तियों का निकलना वही। आगे की तरफ और गांठ, ये संधि और गांठ, फिर से पत्तियों का निकलना। इस प्रकार की पत्तियां पाई जाएगी। और अंत के अंदर जो राइजोबियम के रूप में जड़ें पाई जाती हैं, राइजोबियम के रूप में जड़ें पाई जाती है इस प्रकार की, इन्हें बोलते हैं ये मूल रोम्स। ठीक है, इसे राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। ये इसकी शाखाएं हो गई। और अनेक प्रकार के, ये किसका एग्जांपल है? ये इक्विसिटम का एग्जांपल है। किसका? इक्विसिटम। इक्विसिटम का ये एग्जांपल है।
ठीक है। तो इनके अंदर मुख्य रूप से हम बात कर ले तो थोड़ा इसका कैसा होता है डंठल वगैरह, या मुख्य रूप से जो अपने एनसीईआरटी इसको क्या कहती है, इसके बारे में क्या क्या लिखती है। देखो इसमें क्या होता है कि ब्रायोफाइटा में जीवन पद्धति जो हमने बात की थी वो युग्मकोद्भिद प्रकार का था, उसमें प्रभावित था युग्मकोद्भिद। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है कि टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप काय होता है वो स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुविद होता है। यानी कि इसकी जो मुख्य पादप काय बीजाणुविद है, तो इसकी मुख्य प्रारंभिक या मुख्य पीढ़ी कौन सी होगी? स्पोरोफाइट फेज होगी, पीढ़ी होगी। ठीक है। इसके अंदर देखो टेरिडोफाइटा की पत्तियां छोटी होती है, हमेशा याद रखना, और इसकी लघु पर्ण होती है जैसे सिलेजिरेला है, और कुछ में बड़ी भी हो सकती है जैसे फर्न वगैरह है उसके अंदर बड़ी होती है। ठीक है ना। और कुछ टेरिडोफाइटा के अंदर क्या हो जाएगी, जो इसकी बीजाणु पर्ण होती है वो सघन होकर एक संपुट रूप संरचना बना लेती है जिसे हम शंकु कहते हैं। ठीक है। एक संपुट रूप संरचना बना लेती है, संपुट रूप संरचना बना लेती है। अब जैसे सिलेजिरेला और इक्विसिट्रम में बात करें तो बीजाणु दानी में स्थित पाए जाने वाले जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु बनाती है, क्योंकि बीजाणु बनाएगी आगे, वही बीजाणु अंकुरित होते हुए एक अस्पष्ट छोटे बहुकोशिक मुक्त जीवी तथा अधिकांश प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं, थैलक समान संरचना बनाते हैं, जो क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद होते हैं, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। युग्मकोद्भिद में उगने के लिए एक प्रकार का ठंडा और गीला छायादार वातावरण इनको चाहिए होता है। मुख्य रूप से ये ठंडे और गीले वातावरण के अंतर्गत भी ही निवास करते हैं, दूसरे कोई भी मुख्य रूप से संरचना में निवास नहीं करते हैं। दूसरा आप देखेंगे इसके आगे वाला टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगला 4 नंबर जो वनस्पति जगत का बात करेंगे हम, तो उसको आप बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अब ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये विकसित हो रहे पादप है, विकसित हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। अब जिम्नोस्पर्म की मैं बात करूं तो मतलब कि मुख्य रूप से अनावर्त बीजी, यानी कि जिसके बीज क्या होते हैं? अंडा से भित्ति द्वारा, जिसके बीजांड ढके हुए नहीं रहते, अंडा से भित्ति द्वारा, अंडा से भित्ति द्वारा, अंडा से भित्ति द्वारा बीजांड ढके हुए नहीं हो, बीजांड ढके नहीं हो, उन्हीं की बात करेंगे। और ये निषेचन के पूर्व या बाद में अनावृत ही रहते हैं, यानी कि हमेशा रिप्रोडक्शन के बाद में या पहले अनावृत ही रहते हैं। अब इसके अंदर लंबे वृक्ष आते हैं, लंबे वृक्ष आते हैं, कुछ झाड़ियां भी आती हैं, कुछ शाख भी आते हैं। ठीक है ना। और मुख्य रूप से बात करें तो इसका सबसे लंबा वृक्ष है सिकुआ वृक्ष। आप सभी को पता है, इसके बारे में हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इनकी जो जड़ें होती है, इनकी जो जड़ें होती है वो प्राय क्या होती है? मुसला मूल प्रकार की होती है, मुसला मूल प्रकार की जड़ें होती है, मुसला मूल प्रकार की इनके अंदर जड़ें पाई जाती है। और ये कुछ कवकों के साथ मिलकर कवक मूल का भी निर्माण करती है। अब क्या होता है कि पाइनस जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, उनके अंदर कवक मूल बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब क्या है कि जिम्नोस्पर्म क्या करता है कि अपने अगुणित लघु बीजाणु तथा बृहद बीजाणु बनाते हैं, और बीजाणु ध्वनि में 2 प्रकार के बीजाणु उपलब्ध होते हैं, लघु और बृहद दोनों प्रकार के, लघु और बृहद बीजाणुधानी में 2 प्रकार के बीजाणु का निर्माण करते हैं। नॉर्मल कैरेक्टर्स देखते हैं इसके बारे में, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इसके एग्जांपल्स की मैं बात करूं, साइकस है, पाइनस है, गिकंगो है, ये सारे होते हैं। एग्जांपल लिख देता हूं मैं, साइकस, पाइनस, गिकंगो। अब एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है वो भी आप साथ साथ कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखो एनसीईआरटी ये कह रही है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो सरल और बहुत ज्यादा मात्रा में संयुक्त होती है। संयुक्त मतलब कि आप सभी को पता है कि एक तो सरल पत्ती होती है और एक संयुक्त प्रकार की पत्ती होती है, आपस में शाखाओं के रूप में जुड़ी हुई रहती है। कुछ प्रकार के पादपों के अंदर पिच्चाकार पत्तियां भी पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां ताप, नमी, दाब, वायु आदि को सहन कर सकती है, और शंकोकार आकार के पौधे ज्यादा मात्रा में इनके पास पाए जाते हैं।
ठीक है। इस शंक्वाकार आकार में क्या होता है कि पानी की हानि भी कम होती है और पत्तियां सुई की तरह तिखी होती है, तिकोनी होती है, ठीक है। और ये बात करें इसकी, अगर प्रत्येक लघु बीजाणु जो बनते हैं उन लघु बीजाणु में नर युग्मकों की संतति उत्पन्न होती है, वही क्या होती है, न्यूनीकृत होती है, नई जीव होते हैं। और कुछ की कोशिकाओं में सीमित ही रहती है, लेकिन न्यूनीकृत जो नर युग्मकों को जो हम परागण क्रिया कराते हैं, उस परागण क्रिया के बाद परागकणों का विकास लघु बीजाणु धानी में होता है, याद रखना, ठीक है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है उसे गुरु बीजाणु धानी या मादा शंकु कहता है। ये नॉर्मल सी बात है, जिस शंकु पर रहेगा वो गुरु बीजाणु धानी या मादा शंकु ही कहलाएगी। अब आप सभी को बताएं कि विभिन्न प्रकार के जिम्नोस्पर्म जो नर तथा मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं कि स्पोरोफाइट और बीजाणु दोनों साथ साथ में रहते हैं। अब स्पोरोसाइट पर गुरु बीजाणु पर्ण स्थित बीजांड के एक छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं और पराग नली स्थित धानी की ओर जाती है, जिससे शुक्राणु छोड़ देते हैं और निषेचन से युग्मनज बन जाता है। इस प्रकार में एक भ्रूण का विकास होता है, लेकिन बीजांड से क्या बनते हैं, बीज भी बनते हैं, लेकिन ये बीज कैसे नहीं होते, आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते, इसलिए हम बोलते हैं इनको अनावृत बीज, नॉर्मल सा है। फिर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म का मुख्य रूप से आप सभी को पता है, एंजियोस्पर्म क्या है, पांचवा है एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसका अभी हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर इनका डिटेल में डिस्कस पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है कि पुष्पी पादप और परागण बीजांड विशेष संरचना के रूप में विकसित। पुष्पी पादप, प्रथम पुष्पी पादप है, परागण तथा बीजांड विशिष्ट परागकण तथा बीजांड विशिष्ट संरचना द्वारा क्या होते हैं, विकसित रहते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। नॉर्मल सी मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के जो बीजांड थे वो क्या था, हमने बात की अनावर्त थे, बिना आवर्त के, यानी कि बिना कवरिंग थे। लेकिन एंजियोस्पर्म के क्या रहेंगे, कवर से ढके हुए रहेंगे। और क्या बात करेंगे, एंजियोस्पर्म के पादप रहेंगे, उसके ऊपर पुष्प यानी कि फूल लगेंगे। बीज होंगे वो फल के बीच में ढके हुए रहेंगे, फल जो लगेंगे उसके बीच में क्या होंगे, बीज ढके हुए रहेंगे। ये पादप का सबसे बड़ा वर्ग भी है, एक बात याद रखना, एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पादप वर्ग एंजियोस्पर्म ही है। और जीवों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंस है, अगर इन पादपों की हम बात करें तो इनके पादप क्या होता है कि छोटे से छोटी जगह यानी कि कठिन परिस्थिति वाली जगह से लेकर अनेक विकट परिस्थितियों वाली जगह तक भी निवास कर सकते हैं। इनमें आपको पता है कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जैसे वुल्फिया, और कुछ यूकेक्लेटिस जैसे 100 मीटर तक ऊंचाई वाले भी पादप हो सकते हैं। इनका महत्व बहुत ज्यादा, इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस भी इनका ज्यादा होता है। ये दो वर्गों में बटे होते हैं, एक होते हैं द्विबीजपत्री में और दूसरे होते हैं एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री पौधे के जो बीज होते हैं उनके बीजों के अंदर क्या पाया जाता है, दो बीजपत्र होते हैं, और एक बीजपत्री पौधों के अंदर बीच में एक बीजपत्री होता है। और पुष्प में जो नर लैंगिक होते हैं वो पुंकेसर होते हैं, और मादा के अंदर आपको पता है अंडक होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर पतला तंतु होता है। अगर मैं पुष्प की संरचना बनाकर आपको बताना चाहूँ, नॉर्मल सा थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्तिका, ये कहलाता है वर्तिका, और ये कहलाता है अंडाशय, ठीक है। ये कहलाता है परागकोश, ये कहलाता है योची, और ये कहलाता है पुष्प। इसे कहते हैं पुष्पासन। बाहर वाले को बाह्य दल पुंज, अंदर वाले को दल पुंज कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी संरचना दिख रही है ना, इसे बोलते हैं हम अंडक। क्या बोलते हैं, अंडक। अंडक क्या होती है, अंडक होती है जायांग या स्त्री केसर का एक भाग होती है, जो क्या होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं। यहाँ पर ये जो तीन संरचना अपने को दिख रही है, ये तीनों क्या कहलाती है, पुमंग का एक भाग है पुंकेसर। इस पुमंग मतलब कि एंड स्टेमिन, और ये क्या कहलाता है, मुख्य रूप से नर जननांग। तो हमने अभी बात की है कि इसके अंदर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं।
प्रत्येक पुंकेसर एक पतला तंतु होता है, पुंकेसर देखो पतला तंतु होता है, इसके ऊपर की तरफ पराग कोश के अंदर परागकण पाया जाता है, ज्योति इनको दो पालियों में बांटती है, भूतंतु इसको पकड़ के रखती है, इसको सहायता प्रदान करती है। और इसके अंदर जब बीजांड के अंदर जब भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो उसके अंदर अंड समुच्चय बनता है, जिसके अंदर 8 मुख्य रूप से केंद्र तथा 7 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसके अंदर एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्र को मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी बनती हैं, द्विगुणित केंद्र बीच के अंदर पाया जाता है। ये सारी चीजें आती है। और इसका एक स्पेशल कैरेक्टर भी है आवर्त बीजियों का, एंजियोस्पर्म का, यानी कि आवर्त बीजी की स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके अंदर द्विनिषेचन तथा त्रिकसंलयन पाया जाता है, द्विनिषेचन तथा त्रिकसंलयन पाया जाता है, जो केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पाया जाता है। ये सारी चीजें थी जो हमने एंजियोस्पर्म के बारे में देखी है। अब एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र देखते हैं और जीवन चक्र के बाद में पादप जीवन चक्र तथा उसकी संतति और पीढ़ी एकांतरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मुख्य रूप से जो हम पादपों के अंदर पादप के जो पीढ़ी एकांतरण की बात कर रहे थे उसके अंदर अपने को पता है कि पादपों का सर्वप्रथम मियोसिस वगैरह होता है और उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो माइटोसिस द्वारा विभक्त होती रहती है। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि ये अगुणितक यानी कि द्विगुणित यानी कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज में आता है, जिसमें क्या होता है कि जो पादप का प्लांट की जो बॉडी होती है वो माइटोसिस द्वारा यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा मुख्य रूप से जो पादप का युग्मकोद्भिद भाग होता है और निषेचन के बाद युग्मन भी माइटोसिस में विभक्त होता है, जिसके कारण क्या होता है द्विगुणित स्पोरोफाइट का भी निर्माण होता है। इस प्रकार में क्या होता है कि हर एक पादप के अंतर्गत पादप का अगुणित बीजाणु बनते हैं। जो बीजाणु जो विभिन्न पादप वर्गों के अंदर हम बात करते हैं उसके अंदर 3 प्रकार के हो सकते हैं पीढ़ी एकांतर, अगुणितक, द्विगुणितक और अगुणित द्विगुणित। ठीक है, पहले बात करते हैं अगुणितक के अंदर। तो बीजाणु उद्भिद जो स्पोरोफाइटिक संतति होती है उसमें केवल एक कोशिका वाला युग्मनज बनता है, उस युग्मनज में मियोसिस पास होता है और मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु बनते हैं और अगुणित बीजाणु में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। और पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुख्य जीवी युग्मकोद्भिद होते हैं और इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल से ज्यादातर पीढ़ी ये होती है युग्मनज, अर्धसूत्रम, युग्मकशल्य, युग्मकोद्भिद, युग्मनज अगुणित प्रकार की होती है। एक होती है द्विगुणित प्रकार की, ये किसमें पाई जाती है, अगुणित स्पाइरोगायरा वगैरह में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास वगैरह। ठीक है, द्विगुणित कैसे होती है कि कुछ ऐसे प्रकार के उदाहरण भी है जहां पर पादप द्विगुणित बीजाणुविद प्रकार का पाया जाता है, द्विगुणित डिप्लॉइड बीजाणुविद, ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्रकार का पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषी से मुक्त से होकर कोशिकीय में अगुणित दर्शाता है। इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो द्विगुणितक होता है, जैसे सेवाल है, फ्यूकस है, मुख्य रूप से हम बात करेंगे जिसका प्रतिनिधित्व बीजीय पादप पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मुख्य जो द्विगुणित पीढ़ी के अंदर जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वो कम होती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी वो ज्यादा होती है, दूसरे पर आश्रित और गौण के रूप में रहती है। तीसरी होती है अगुणित द्विगुणित, यानी कि अगुणित द्विगुणितक में क्या होता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मिश्रित अवस्था में ये प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है, जिसके अंदर अनेक प्रकार की प्रवस्थाएं देखने को अपने को मिलती हैं और ये प्रभावी अवस्था में होता है। इस प्रकार आपकी पीढ़ियों का पीढ़ी एकांतरण जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए उसके अंदर 2 प्रकार की चीजें हैं कि जब भी युग्मनज बनेगा तो अर्धसूत्र द्वारा बीजाणु बना था जो वापस युग्मकोद्भिद बनाएगा और वापस युग्मन बनेगा, युग्मकशल्य से युग्मनज बनाएगा। अगुणितक में बीजाणुविद विधि जब ज्यादा प्रभावी रहेगी तो वो अर्धसूत्र द्वारा युग्मनज बनेगी, ये थोड़ी सी टाइम के लिए आएगी, वापस युग्मनज बनकर बीजाणुविद पीढ़ी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना जो आज चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। हमने सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया, इस चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा दिया गया क्योंकि अध्याय 6 के अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सारा पीढ़ी एकांतरण की बात करेंगे, सभी प्रकार के वर्गों की बात करेंगे, हर एक का एग्जाम्पल लेंगे और इसको कम्प्लीटली हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब एक प्लांट की लीफ की, उसके स्टेम की, उसकी रूट की, उसके फैमिलीज की, उसके बारे में बात करेंगे, तब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।